अल्लाह करीम के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा यानी कि नया चैप्टर शुरू किया है फर्स्ट ईयर का, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री है क्या? सबसे पहले आपको नाम से जाहिर होता है, बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री का आप सबको पता है, केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस वगैरह। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी केमिकल कंपोनेंट एंड केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम केमिकल कंपोनेंट को और जानदारों के जिस्म में होने वाले केमिकल प्रोसेस को पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, एंड इन सिंपल वर्ड यू कैन से दैट द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन आपने ऐसा नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास केमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। अगर हम बात करें, कोई आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये जरूरी है एनाटॉमी को और फिजियोलॉजी को समझने के लिए। अब एनाटॉमी भी बायोलॉजी की एक शाख है जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिजियोलॉजी मतलब उसकी फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं। ठीक है, एनाटॉमी में मतलब हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर मिलके केमिकल से मिलके बना ना। जैसे हम अपनी सेल मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, तो वो एक्चुअली प्रोटीन और लिपिड मेनली फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी हुई है। और अब प्रोटीन और लिपिड भी एक केमिकल ही है ना, जिससे मिलके हमारे सेल मेम्ब्रेन बनी है। इसी तरह हमारे सेल में मौजूद ऑर्गेनेलीज वगैरह सभी के केमिकल्स के मिलने से ही बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें कुछ केमिकल प्रोसेसेस भी हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप सबको पता है, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड ग्लूकोज को बनाया जाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को बनाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। और अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन भी एक्चुअली एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी को यानी ऑक्सीजन को बनाया जाता है, जिसको आप क्या करते हो, अपनी सांस लेने के लिए यूज करते हो। ठीक है, हमें जिंदा रहने के लिए केमिकल्स की बहुत जरूरत है। ठीक है, इंसानी जिंदगी में केमिकल्स बहुत अहमियत के हामिल हैं। अब मैं इधर जिंदा खड़ा हूँ, सांस ले रहा हूँ, आप सबको समझ आ गई होगी कि मैं क्यों जिंदा हूँ। एक्चुअली ऑक्सीजन की बदौलत ही जिंदा हूं ना। ऑक्सीजन भी एक क्या है? केमिकल है, जो किससे प्लांट बना रहे हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, और इसी तरह रेस्पिरेशन भी एक प्रोसेस है। ठीक है, उसमें क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया जाता है ऑक्सीजन को यूज करते हुए, जो कि प्लांट्स का एक इसेंशियल प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डाइजेशन की, डाइजेशन में क्या होता है? बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील किया जाता है। ठीक है, ब्रोकन डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसके डाइजेशन के लिए भी हमें केमिकल की जरूरत पड़ती है। वो कैसे? अगर हम बड़े कम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें हमारी बॉडी में, ठीक है, वो जब जाता है तो उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं। ठीक है, एंजाइम एक्ट करते हैं तो क्या होता है? वो उसको मजीद छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं। एंजाइम भी एक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और एंजाइम हमारी बॉडी का बहुत अहम हिस्सा है। ठीक है, एंजाइम के बगैर में भी जिंदगी मुमकिन ना हो, क्योंकि सारे प्रोसेस जो होते हैं वो एंजाइम की बदौलत ही चलते हैं। दूसरे चौथे नंबर पे हमारे पास है मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन के लिए हमें क्या, आप सबको पता है कि किसकी जरूरत होती है? कैल्शियम की जरूरत होती है, कैल्शियम आयन की भी जरूरत होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंपाउंड की, तो हमारी बॉडी में दो तरह के कंपाउंड है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसका आपने पीछे डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक जिसमें हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड नहीं होते। ठीक है, अगर आप इनकी एग्जांपल लें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास प्रोटीन वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद इनऑर्गेनिक आयन आ जाते हैं आपके पास, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम। उसके बाद बात करते हैं हम मेटाबॉलिज्म की। ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, यानी हर किस्म के रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं
उसको क्या बोलते हैं हम जनरली, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। यानी हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, जैसा कि फोटोसिंथेसिस हो रही, ये प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, यानी कि बायोकेमिस्ट्री मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिजम्स की बात आ जाए तो मतलब पूरे जानदार शामिल है, इसमें पौधे भी हैं, एनिमल्स भी हैं, सभी हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म मतलब फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, डाइजेशन का अमल हो रहा है, उसके बाद मसल कंट्रैक्शन हो रही है, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। उसके बाद सॉरी एक चीज बोल गई, ये बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि तमाम, मैंने आपको पहले भी बताया कि तमाम ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन केमिकल से बनी हुई है, ठीक है। यानी कि बहुत सारा बॉडी का हिस्सा हमारा केमिकल, सारी बॉडी का केमिकल से मिलके बना है, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इन सब से मिलके ही बना हुआ है। मेटाबॉलिज्म, ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की भी आगे 2 टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? सॉरी, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है, ठीक है। हर जानदार के लिए मेटाबॉलिज्म जरूरी है। फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट टेक द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड यूटिलाइज देम, कि एक जानदार को जिंदा रहने के लिए उसके एनवायरनमेंट से उसको एसेंशियल कंपोनेंट लेने पड़ते हैं, ठीक है, एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट लेने पड़ते हैं और उनको अपनी बॉडी के लिए यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, वाटर को लिया जाता है, ठीक है, और इनको आपस में इनका रिएक्शन होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ऑक्सीजन बना दी जाती है, ग्लूकोज बना दी जाती है। अब जो ग्लूकोज बनती है इसको फिर यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे मैं बाहर से वाटर ले रहा हूं, ठीक है। अब इंसान पानी के बगैर तो नहीं ना जिंदा रह सकता, कोई भी जानदार पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अब मैं पानी ले रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पानी ना मिले तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? अगर मुझे ऑक्सीजन ना मिले क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? तो अगर ऐसा हो कि मैं पानी पीऊं लेकिन मेरी बॉडी में हजम ना हो, ठीक है, मेरी बॉडी में वो रह ही ना पाए, तो फिर क्या होगा? फिर भी मेरी लाइफ डेंजरस है, ठीक है, खतरे में है। उसके बाद हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म भी 2 टाइप्स की हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? द रिएक्शन इन विच सिंपलर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड को मिला के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 2 छोटे छोटे कंपाउंड मिले हैं आपस में और इन्होंने मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बना दिया, ठीक है। इसमें किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि इन दोनों को आपस में मिलाना है, ठीक है, इनको मिला के एक बड़ा कंपाउंड बनेगा, तो इस काम के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, द रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड आर कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब इसमें क्या है कि वो कह रहा है कि एक बड़े कंपाउंड को तोड़ के छोटों में तब्दील कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बड़ा कंपाउंड है, इसको आप क्या करेंगे? छोटे छोटे सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। ये है हमारे पास कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इसके लिए जब हम ये काम करते हैं तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। उस एनर्जी को फिर जानदार अपनी जरूरत के मुताबिक क्या करता है? यूज करता है, ठीक है। ये थे हमारे पास कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, जो हमने आज ये डिस्कस किया, सही है। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हाँ जी, आपको ना ये डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें आपको डिफरेंशिएट किया गया है। एक बैक्टीरियल सेल में और मेमलियन सेल की परसेंटेज बताई गई है। इसमें वाटर दोनों में इक्वल है। प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में 15 है और मेमलियन में 18 है। कार्बोहाइड्रेट 3 है, उसमें 4 है। ये आपने तैयार कर लेना है। इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है और बहुत से MCQs बन सकते हैं आपसे। वो पूछ सकता है राइट डाउन द परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियल सेल, परसेंटेज ऑफ मेमलियन सेल। तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको चाहिए कि ये याद करना है इस टेबल को।